हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये किसका है? झारखंड पीजीटी में है। झारखंड पीजीटी के हम लोगों ने अभी तक जो प्रैक्टिस सेट किए हैं वो 1 और 2 और 3 किए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है या फिर पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाए हैं, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 लगभग में क्वेश्चनों को सॉल्व कराया हुआ है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन सबसे पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छा दिखने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासें में और आगे लेकर आता रहूंगा और झारखंड की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी को हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। कंपनी के अगर डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं, कंपनी के मूल प्रलेख, कंपनी के मूल प्रलेख कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पार्षद सीमा नियम, एक होता है पार्षद अंतर नियम, ठीक है। एक होता है हम लोगों का प्री विवरण होता है और एक होता है हम लोगों का स्थानापन्न प्री विवरण। तो ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी, अगर हम लोग किसी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोगों को ये 4 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। 4 नहीं तो 2 तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी के मूल प्रलेख जिसे बेसिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कंपनी के मूल प्रलेखों में इन चारों को हम लोग शामिल करते हैं। अब बात आती है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी का उल्लेख किया जाता है। कौन सी पूंजी का हम लोग उल्लेख करते हैं? निर्गमित पूंजी जिसे इशूड कैपिटल बोलते हैं, याचित पूंजी जिसे कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, अधिकृत पूंजी जिसे अथोराइज कैपिटल बोलते हैं और प्रदत्त पूंजी जिसे पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी जो पूंजी है इसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है? तो ऐसी कौन सी पूंजी है जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाएगा? तो वो है हम लोगों की अधिकृत पूंजी जिसे अथोराइज कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि भारत में 1 रुपए का नोट, मतलब कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत में 1 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 रुपए का नोट भारत में कौन निर्गमित करता है, कौन इशू करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 1 रुपए का जो नोट जारी करता है उसको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरे का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति जिसे हम लोग बोलते हैं मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति पर सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? धनी वर्ग पर पड़ता है, निर्धन वर्ग पर पड़ता है, विनियोजकों पर पड़ता है, या फिर डॉक्टर्स पर पड़ता है। तो मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं का प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे बुरा प्रभाव, बैड इफेक्ट, अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन बैड इफेक्ट किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? तो धनी वर्ग पर पड़ेगा, निर्धन वर्ग पर पड़ेगा, विनियोजकों पर पड़ेगा, या फिर डॉक्टर्स पर। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रास्फीति का जो सबसे बुरा प्रभाव है वो निर्धन वर्ग पर पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई?
नाबार्ड की स्थापना, जो हम लोगों का कृषि से संबंधित कामों को देखता है, तो कृषि क्षेत्र में काम करता है, उसको नाबार्ड बोलते। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है कि 1 जुलाई 1980 को हुई, 1 मार्च 1982 को हुई, 12 जुलाई 1982 को हुई, या फिर 14 जुलाई 1983 को हुई। तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना जो है, नाबार्ड की स्थापना वो हुई है 12 जुलाई 1982। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, और आप लोगों ने अभी बिल्कुल सही आंसर लगा लिया है कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है या फिर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आरबीआई बोलते हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, या फिर चेन्नई में है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय की बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग स्थापना की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम लोग भारत का केंद्रीय बैंक बोलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना की बात की जाए तो हम लोगों की कब हुई है? 1935 में। लेकिन इसका प्रधान कार्यालय पूछा गया है, हेड ऑफिस, जिसे क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस बोलते हैं। तो हेड ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है? तो हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है। तो बी ऑप्शन, 5वीं का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि क्रेता की पुस्तकों में मतलब बायर, जिसे बोलते हैं बायर, इन द बुक्स ऑफ बायर की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की राशि डेबिट किया जाता है। तो कुल ब्याज की राशि से डेबिट किया जाता है, कौन सा खाता कुल ब्याज की राशि से डेबिट किया जाएगा? ब्याज खाता डेबिट किया जाएगा, ब्याज संदेह खाता डेबिट किया जाएगा, विक्रेता खाता डेबिट किया जाएगा, या फिर ये सभी? तो क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से और कुल ब्याज की राशि से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि ब्याज संदेह खाता, उसमें हम लोग डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं से अभिप्राय है। सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है? केवल समंकों से होता है, केवल सांख्यिकी विधियों से होता है, ए एवं बी दोनों से होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सांख्यिकी स्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें मैंने लगभग मैं आप लोगों को 16 या 17 क्लासें आप लोगों को करवाई हुई हैं डिटेल में। अगर आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए कि सांख्यिकी को मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है। जब मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला तो उसमें मैंने क्लासों को बंद कर दिया। अगर आप लोग कहेंगे चालू कीजिए तो हम लोग चालू भी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैंने 16 से 17 क्लासें आप लोगों को करा दी हैं, इसमें से बहुत सी क्लासें आप लोगों को बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो सांख्यिकी कैसे क्या अभिप्राय है? तो सांख्यिकी जो अभिप्राय है कि समंकों और सांख्यिकी विधियों से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी में निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाता है? संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ए और बी दोनों का अध्ययन किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सांख्यिकी में कौन सी जो है निम्न में से किसका अध्ययन किया जाएगा सांख्यिकी में? तो सांख्यिकी में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सांख्यिकी शब्द को
एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है केवल, या फिर केवल बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर ए और बी दोनों में यूज किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांख्यिकी जो शब्द को इन दोनों अर्थों में यूज किया जाता है, एक वचन रूप में भी और बहुवचन रूप में भी। एक वचन में अगर हम लोग बात करें या बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में कहा जाता है कि सांख्यिकी एक विधि है, सांख्यिकी एक प्रोसेस है। तो उनको जब हम लोग डिटेल में करेंगे तो सांख्यिकी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को सांख्यिकी के बारे में बताया जाए कि सांख्यिकी, एक सेकेंड, सांख्यिकी के अर्थ को अगर समझने के लिए हम लोगों को इसको दो भागों में बांटना होगा कि एक वचन रूप में, एक वचन के रूप में, और एक है बहुवचन के रूप में, बहुवचन के रूप में। तो एक वचन के रूप में ये कहा जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है, सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसमें समंकों का संग्रह करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनका निर्वचन, उनका विश्लेषण करना, उनका निर्वचन करना। जब मैं आप लोगों को डिटेल में क्लास बताऊंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर करके बिल्कुल बता दूंगा। इनसे यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इनका जो है पहले संग्रह आता है या फिर विश्लेषण आता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं भी वो भी आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। अब फिलहाल हम लोग डिटेल में क्लास को नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा हो जाता है। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि डिटेल के चक्कर में 1 घंटे की क्लास हो गई, 30 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व हुए। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा है। ये किसने कहा है, यह परिभाषा किसने दी है? बाउले ने, वॉशिंगटन ने, या फिर P.H. कॉर्मेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान किसने कहा है? इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सांख्यिकी को माध्यमों का विज्ञान बाउले साहब ने कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक की बात की जाती है। तो समंक जो होते हैं, समंक जिसे बोलते हैं डाटा, और अगर हम लोग हिंदी में और बात करें तो इन्हीं को बोलते हैं आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। समंक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक, एक होते हैं प्राथमिक समंक, इन्हें प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और एक होता है द्वितीयक समंक जिसे सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। तो प्राथमिक डाटा जो वो होते हैं जो हम लोग मौलिक रूप से कलेक्ट करते हैं, तो एक मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्राथमिक समंक कहलाते हैं। तो ना द्वितीयक समंक कहलाते हैं, ना फिर मौलिक की बात मौलिक नहीं होगी, तो इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर है 11 का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समंक के बारे में बताएंगे, दोनों में अंतर करके बताएंगे जब आप लोगों को आगे बताएंगे, और मैंने बताया हुआ भी है, स्टैटिक्स में ये चीजें करवाई हुई हैं, आप लोग जाके बस देख लीजिए। ठीक है, ये चीजें कराई हुई हैं स्टैटिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कि इकोनॉमिक टाइम द्वारा प्राप्त समंक कौन से कहलाते हैं? इकोनॉमिक द्वारा प्राप्त समंक, देखो इकोनॉमिक टाइम ने अगर प्राप्त किए होंगे पहले तो वो प्राथमिक समंक कहलाएंगे, लेकिन अगर हमने इकोनॉमिक्स टाइम से प्राप्त किए हैं तो वो हम लोगों के लिए द्वितीयक समंक कहलाएंगे, ना तो प्राथमिक समंक कहलाएंगे, ना द्वितीयक समंक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा जो सही आंसर है, इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा समंक प्राप्त किए गए हैं तो वो कौन से समंक कहलाएंगे? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया है कि ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो द्वितीयक समंक कहलाएंगे, क्योंकि वो सेकेंड टाइम यूज हुए हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से कैसे होते हैं, सेकेंड हैंड होते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि प्राथमिक समंक द्वितीयक समंक की तुलना में कैसे होते हैं? कम विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, सामान्य रूप से विश्वसनीय होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक समंक द्वितीयक समंक की तुलना में कैसे होते हैं? अगर मान लो कि मैं 1 by 1 किसी से पूछूं जाके तो वो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर किसी दूसरे से जाके, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्राथमिक समंक कलेक्ट करते हैं तो वो द्वितीयक समंक से अपेक्षाकृत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहल वर्ग, अब देखो मैंने आप लोगों को, अगर मान लो चौथी क्लास में आप लोगों को चौथा प्रैक्टिस सेट है इसमें, और इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र के भी मिलेंगे। शिक्षण शास्त्र जो मिलके आता है, टीचर मतलब कि जो शिक्षण शास्त्र बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो उनके बारे में हम लोगों को जानना है। जैसे सीडीपी आप लोग बोलते होंगे, सीडीपी, पेडागोजी ऐसे करके, तो उनके भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहते हैं, सहयोग की नैतिकता कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं, या फिर नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। तो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसमें नैतिक तर्कणा की बात की जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये व्यापक जो मूल्यांकन है ये इसको क्या इंगित करता है? समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, सभी विषयों का मूल्यांकन करना, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तो सतत एवं व्यापक, सतत का मतलब कंटिन्यूटी और व्यापक का मतलब सभी स्तरों पर आप लोगों को मूल्यांकन करना है। तो उसका चाहे संज्ञानात्मक क्षेत्र हो, चाहे उसका भावनात्मक क्षेत्र हो, चाहे उसका मनोगत्यात्मक क्षेत्र हो, सभी के बारे में हमें व्यापक रूप से जानकारियां प्राप्त करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग न कि भूगोल की कक्षा में किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी विद्यार्थी ने गणित की कोई चीज़ सीखी और उसने जो है उसका उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका उदाहरण है? जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई बच्चा है मैथ में अगर स्कूल में कुछ जोड़ घटाना करता है और उसने की दुकान है, ठीक है, उसकी दुकान है, वो अपनी दुकान पे फिर उसी मैथ का यूज वहाँ पे करता है। तो इसमें क्या है? तो इसमें सकारात्मक आंतरण है, नकारात्मक आंतरण है, शून्य आंतरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो एक कक्षा की चीज दूसरी कक्षा में अगर यूज करता है तो उसे आंतरण बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। तो ये कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रांसफर की बात की जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है? किशोर मतलब कि जो किशोर होते हैं, वयस्क होते हैं, तो उनके बारे में हम लोगों की बात की जाती है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं का प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धि में अकस्मात वृद्धि होना, संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया हो जाता है किशोरों के बारे में। तो उनके बारे में सर्वाधिक उचित की बात की जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो किशोर जो होते हैं उनमें जो होता है वो संवेगात्मक प्रोत्साहन की जो घटना है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जब हम आपको CDP अगर शिक्षण शास्त्र की क्लास करवाने लगे तो आप लोगों की हो सकता है मैथ की जो वाणिज्य की क्लास है, जो कॉमर्स की क्लास है, वो थोड़ा सी अधूरी रह जाए। इसीलिए मैंने इसी में आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इसमें रख दिए हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस से और अच्छी से कर सकते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज़ें आप लोगों को जैसे CTET करते हैं हम लोग, UP टेट करते हैं, या फिर राजस्थान की कोई तैयारी करते हैं, या फिर उत्तराखंड की करते हैं, चाहे MP की करते हैं, चाहे बिहार की, तो इसमें जो है CDP का पोर्शन आप लोगों ने देखा होगा कि आता ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इसकी हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कॉमर्स की तैयारी करेंगे, उसी के बीच में इनको भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तित्व विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या फिर वातावरण। व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कौन सा वो इफेक्ट है जो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यक्तित्व के विकास में अगर हम लोग पर्सनैलिटी की बात करें तो व्यक्तित्व के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण दोनों की बात करेंगे हम लोग। इसमें दोनों का इफेक्ट हम लोगों को भूमिका पर इसका असर पड़ेगा, निर्वाह पर इसका असर पड़ेगा व्यक्तित्व के विकास पर। तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का हम लोगों का इस पर असर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 19 नंबर में लिखा हुआ है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है? अगर मान लो आप लोग शिक्षक बन जाते हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? कठोर अनुशासन बनाए रखना? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी के विभिन्न अधिगम, मतलब कि जो उससे सीखने की शैलियां हैं, कोई पढ़ के देखो लिख लिख के कोई जल्दी याद करता है, कोई पढ़ पढ़ के याद करता है, कोई दो दो पार पढ़ता है, तो उनकी अलग अलग शैलियां होती हैं। तो विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने, यहाँ पर सीखने लिखा हुआ है। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के सीखने के मौके उपलब्ध कराना, हाँ हो सकता है। पाठ योजना तैयार करना और उनके अनुसार पढ़ाना। यथासंभव मतलब उनके अनुसार हम लोगों को जो है एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर बनाना मुख्य जिम्मेदारी की बात की जाती है। तो पाठ योजना तैयार करना और उनके अनुसार पढ़ाना, तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, मतलब रटाना नहीं हमें किसी को। यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, तो नहीं, इसको भी है। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है इसका सभी सबसे अच्छा आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियां होती हैं, उनके अनुसार कोई खेल खेल में सीखता है, कोई पढ़ पढ़ के सीखता है, कोई गाना गा के सीखता है। तो विभिन्न अधिगम शैलियों को उनको उपलब्ध मौके देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, पावलोव के द्वारा या फिर कोहलवर्ग के द्वारा। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है, तो ये बात किसने कही थी? ये विचार किसका था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पावलोव साहब। ये बात पावलोव साहब ने कही थी। कुछ मनोचिकित्सक हैं, उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वाइगोत्स्की हैं, पावलोव हैं, जीन पियाजे हैं, कोहलर हैं, स्कीनर हैं, बहुत से लोग हैं। इनके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को CDP की भी क्लास, आप लोगों को शिक्षण शास्त्र क्लास भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को जो करना चाहते हैं करने दें, नहीं। विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें, ये भी नहीं। विद्यार्थियों को कुछ समय हल करने के लिए दें, कुछ समस्या हल करने के लिए दें, या फिर B और C दोनों। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि विद्यार्थियों को जो करना चाहते हैं वो करने दें, बिल्कुल गलत बात है। उस विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है C ऑप्शन। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को कुछ अलग काम के लिए लगा देना चाहिए, कुछ समस्याएं दे देनी चाहिए कि बच्चों इनको सॉल्व करो, जिससे वो अनुशासन भी बनेगा और आप लोगों को वो पढ़ाई भी करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 22 में लिखा हुआ है कि सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्रबाधित विद्यार्थी, मतलब कि वो कोई उसको जो है नेत्र से मतलब कि उसे दिखाई नहीं देता है, साफ दिखाई नहीं देता, या फिर वो किसी तरीके से
उसको दिखाई नहीं देता है, तो पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, अगर आप लोगों को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, कोई नेत्रबाधित बच्चा है उसे दिखाई सही नहीं देता है, अगर आपको उसको पढ़ाने का अगर अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो सहानुभूति भी नहीं दिखानी है, ज़्यादा सहानुभूति भी नहीं दिखानी है। ठीक है, उसके बाद ये भी बात बिल्कुल गलत है, आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही था और कुछ नहीं कर सकते, ये भी बात बिल्कुल गलत है। आगे वाली पंक्ति में उसे बिठाने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। मतलब उसकी गति के अनुसार उससे पूछेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा, मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा, इस प्रकार से उनको क्वेश्चन पूछेंगे और उसको जो पंक्ति है उसको पीछे की जगह सबसे आगे बिठा देंगे, इससे कि उसको मैं अपने पास बिल्कुल रख सकूं और आप उसको समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन, जो सबसे अच्छा आंसर है वो आप लोगों ने भी बिल्कुल लगा लिया होगा, क्योंकि आप लोग अपने तरीके से सोचिए कि मैं मान लो कि मैं इस जगह क्या होता तो मैं इस जगह क्या क्या करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 23 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होता है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर या ए या बी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या फिर परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो ये जो इशारा करता है कि आप अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, तो ये जो इशारा करना चाहता है तो वो किस ओर इशारा करना चाहता है, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करना चाहता है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण एक कैरियर निर्देशक की आवश्यकता है। शिक्षक, कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशक की आवश्यकता है, केवल कैरियर निर्देशक की आवश्यकता है, केवल शैक्षिक निर्देशक की आवश्यकता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की हम लोगों को आवश्यकता होती है, शैक्षिक होती है, कैरियर निर्देशक की आवश्यकता होती है, शैक्षिक, कैरियर और वैयक्तिक निर्देशक की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इस स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें शिक्षक, कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशक की बिल्कुल आवश्यकता होती है इस स्तर पर। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 26, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो इसका सही आंसर है कि शिक्षकों एवं बड़ों को, जब जैसे मान लो कि शिक्षक जैसा व्यवहार करेंगे अपने बड़ों से, उसी प्रकार बच्चे भी करेंगे टीचर से या फिर अपने बड़ों से। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का सही आंसर हो गया है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखने से, अनुकरण करने से बहुत सी चीजें हम लोग सीखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ने से इतनी चीजें याद नहीं होती जितनी हम लोग देखने से याद कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 27 नंबर में लिखा हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। कोई कक्षा है उसमें 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के क्लास में उन्हें क्या करना चाहिए? एक कोने में बिठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, कक्षा के सभी विद्यार्थियों चाहिए साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं और खेल की क्लास में उनके साथ हम लोगों को क्या व्यवहार करना चाहिए। तो उन्हें हम लोगों को एक कोने में बिठाना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए। अन्य बच्चों के साथ उन्हें से कहना चाहिए कि जो उन्हें अच्छे लगे खेल उनको खेलना, ठीक है। उचित खेलों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उचित खेल का मतलब जो उनके अनुसार हो, ठीक है, उन्हीं को उनके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, 28 में लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन का मतलब होता है कि किसी को, अनुकूलन का मतलब होता है कि अनुकूल, ठीक है। आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, अनुभव या फिर आत्मसात और व्यवस्थापन। तो जब जीन पियाजे को मैंने आप लोगों को बताऊंगा ना, मैं डिटेल में भी इसको बताऊंगा आप लोगों को, शिक्षण शास्त्र की क्लास में आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें 15 से 20 क्वेश्चन हो सकता है, 15 क्वेश्चन नहीं तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाए। तो जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसातीकरण है, व्यवस्थापन है, अनुभव है या फिर आत्मसात तथा व्यवस्थापन दोनों की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अनुकूलन में हम लोग आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन दोनों को शामिल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया रूप में प्रतिभाग करते हैं। शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद में क्रिएटिविटी में जो होता है तो वो शिक्षा कैसी होती है? तो शिक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, बच्चे क्या करना चाहते हैं उनको करने का मौका देना चाहिए, उन्हें क्रिएटिविटी के लिए पढ़ाना चाहिए कि आप जो करना चाहे अपने हिसाब से बनाइए, अच्छी चीज़ें बनाइए, और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं इसमें तुम और कर सकते हो, इसमें कुछ इतने चेंज किए जाएं तो ये ऐसी हो सकती है। तो इस प्रकार उनको हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो शिक्षा जो होती है सृजनवाद में बाल केंद्रित होती है। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों की चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि कक्षा में ऐसी हम लोगों को गतिविधियां करनी चाहिए जिससे उनका चरित्र निर्माण भी उनका अच्छी तरीके से निर्मित हो। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी क्लास, आज की क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें, और आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगी और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल का लोगो जो है वो इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। आप लोग सर्च करेंगे एसपी एजुकेशन शशांक पोरवाल, अगर सर्च करते हैं तो भी आ जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास के लिए मैंने प्रैक्टिस नंबर 4 आप लोगों को बताया। अगली क्लास में हम लोगों को प्रैक्टिस नंबर 5 की हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे, डिटेल में क्लास भी बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट की एक अलग क्लास चल रही है। अगर आप लोग करना चाहें तो स्टैटिक्स की क्लास 16 क्लासें हो गई हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास आप लोगों की 24 क्लासें हो गई हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास लगभग 6 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों को बीओ का अगर पार्ट हो तो बीओ की क्लासें भी बहुत सी हो चुकी हैं। बिजनेस मैनेजमेंट करके मैंने अलग से बताई हुई हैं और बीओ करके अलग से बताई हुई हैं। तो बहुत सी क्लासें हैं, आप लोग प्ले लिस्ट एक बार जाके जरूर देखिए, प्ले लिस्ट, ठीक है, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट जरूर देखिए। उसमें आप लोगों को जो बेनिफिशियल हो, आप लोगों के सिलेबस के अनुसार हो, उसको जरूर देखिए। और मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली लाता रहूँगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।